तो हम संवाद को जोड़ने से ये भी है, एक सहयोग बना के, एक कोइंसिडेंस भी बना के बहुत बड़ी घटना भी हुआ आपके प्रदेश में। अच्छा। तो इस विषय पर भी हमें जोड़कर देखना पड़ेगा कि मैंने पिछले एक संवाद में 2-3 बार इस विषय पे कहा कि भाई मुस्लिम नेतृत्व जो भी करने वाले थे, एक स्टेक होल्डर थे जो भी एक उनमें थे, वे सब खो दिए जब पार्टीशन हुआ। तो इसके गहराई पे आपको पहले जाना पड़ेगा कि यूपी के अंदर इस तरीके के एक माफिया खड़े होने के लिए हमें अधिक पास्ट टेंस में भी जाना पड़ेगा। हम अगर मैं इसके विश्लेषण करूँ कि भाई आज के घटना जो भी हुई है, आतिक अहमद की जो एक घटना हुई, तो इस मामले में बहुत कमी कहा जा सकता है, क्योंकि सबको सार्वजनिक जो भी एक इंफॉर्मेशन है वो सब विश्लेषण कर चुके हैं बहुत सारे मीडिया वाले। इसमें मेरा कोई एक कहना ज्यादा जरूरी नहीं है अगर देखा जाए। तो कुछ लोगों ने इस तरीके से जोड़कर देख रहे हैं कि भाई जय श्री राम के नारा जो भी लगा रहे थे, तो उसको एक वाली और राम ने जो छुपकर उनको हत्या किए थे, उसको इस तरीके से एक्स्ट्रापोलेट करके वो देखने की कोशिश भी कर रहे थे। मैंने कुछ वीडियो भी देखा इसमें, जो एक न्यूज चैनल भी है, उन लोगों ने अलग अलग मतलब निकालने की कोशिश की। जो भी एक हत्या रहते हैं वो अलग अलग समुदाय से आते थे, उसको भी जोड़ करके एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की उन लोगों ने। नहीं, इस विषय पर पहली बात तो ये जान लीजिए कि भगवान राम का यह वर्णन नहीं है स्पष्ट कि उन्होंने छुप कर मारा था, यह तो इंटरपोलेटेड है। हाँ, उन्होंने छुप करके नहीं मारा था, बल्कि वहां पर वे मौजूद थे, लेकिन वे लोग लड़ रहे थे अपना। तो बाली ने कहा कि मैं तो आपसे लड़ नहीं रहा था, तो आप मुझे क्यों मारे? हाँ, बाली ने यह नहीं कहा कि आप छुप करके क्यों मारे। छुप करके मारने का कोई जिक्र नहीं है, वो तो बाद की कथा में कहीं कहीं कुछ लोग जोड़े हैं, लेकिन वाल्मीकि रामायण में ऐसा नहीं है वर्णन। तो एक बात तो यह है, और दूसरी बात जो कहना चाहूंगा, जो सर्वकाल में होता है वह यह है कि जब युद्ध हो रहा हो ना, जब शत्रुता हो ना, तो उसमें हर तरीके आजमाए जाते हैं। हाँ, उसमें कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है कि उसमें रूल बनेगा कि आप जो है अमुक तरीके से मारेंगे तो फॉल हो जाएगा। हाँ, कोई स्पोर्ट्स इवेंट नहीं है उसमें, तो बस जो जिस तरह से जिसको दांव लग गया बस उसको खत्म कर देना है, शत्रु को रास्ते से हटा देना है। शत्रुता का मतलब यही होता है। यहाँ पे स्पष्ट रूप से ये भी देखना पड़ेगा, आतिक अहमद जो भी व्यक्ति थे, वे तो वाली तो नहीं हुए, और किसके साथ शत्रुता हुई ये भी एक चर्चा का विषय है। किसको एक फायदा हुआ उनके 40 साल के जो क्राइम करियर थे उनके। तो इसके बाद नहीं, ऐसा नहीं है कि एक ये भी गलतफहमी आदमी की होती है कि कोई एक ही शत्रु होता है। एक ही शत्रु नहीं होता, कई शत्रु होते हैं, कई प्रकार के शत्रु होते हैं, और हर शत्रु अपने फेर में होता है कि काम अपना बना लिया जाए। उसमें जो शत्रु सफल हो जाता है वो दूसरे शत्रुओं का भी काम बना देता है। कभी कभी कई शत्रु मिल करके आक्रमण करते हैं, और कभी एक ही शत्रु कर देता है। जिसको ज्यादा उत्सुकता, जल्दीबाजी होगी, मौका होगा, वो अपना काम कर जाएगा। तो अतीक अहमद हो या कोई अहमद हो, जब ये लोग इसी ब्रांड के हैं, बदमाशी करते आए हैं, हजारों से दुश्मनी मोल लेते आए हैं, हजारों का मर्डर करते आए हैं, तो इनका भी तो कोई कभी करेगा। इस बात को तो वो खुद भी जानता था और कहता भी था।
इस बात को भी आप ऑब्जर्व करके देखिए, लिबरल जो भी लिबरल है, ये लोग राजपाल जो भी एक व्यक्ति थे, उनके जो मर्डर हुआ था असल में उनका जो लेफ्ट लिबरल जो है ना, उनका स्टैंडर्ड इतना गिर गया है ना कि नीच से नीच लोगों का भी वे समर्थन करते हैं, लेकिन इससे जो है अपना से और गिराते चले जा रहे हैं, और उनका जो है अपना जो समर्थन बेस है वो भी घटता चला जा रहा है, क्योंकि वे सब निकृष्ट हैं। वे तो गुंडों से भी ज्यादा बदतर हो चुके हैं। वे जो अतीक का जो समर्थन कर रहे हैं ना, वे अतीक से भी गए गुजरे हैं, क्योंकि अतीक जैसा भी था वो सामने में तो था। हाँ, वो तो बदमाश था, कम से कम उसकी ताकत तो थी बदमाशी करने की। ये तो ऐसे दुष्ट लोग हैं ना, जिनकी खाली दिमागी ताकत तो है, लेकिन ऐसे ताकत नहीं है, जो बकवास तो कर सकते हैं लेकिन कुछ मुकाबला नहीं कर सकते। यही बात हमें अभी अभी आगे जाके हम विश्लेषण करेंगे कि भाई यहाँ पर चालाकी किसके हुई और जानबूझ के क्या लिबरल मीडिया इनको एक शहीद के तरीके से प्रस्तुत। वो इतना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट नहीं है कि उसके ऊपर उतनी चर्चा की जाए, समय बर्बाद किया जाए। नहीं, हम अतीत पे भी हाँ, ये जान लीजिए कि वो जिस सिस्टम में था वैसे सिस्टम अभी भी मौजूद हैं, और यही नहीं मौजूद हैं, पूरे विश्व में मौजूद हैं। बदमाशों का एक सिस्टम है, आतंकवादियों का एक सिस्टम है, तो वो आतंकवादी संगठनों में से था। तभी तो ISIS वाले कह रहे हैं कि हम लोग बदला लेंगे अतीक अहमद का। इसका मतलब ही है कि वह उन लोग के साथ जुड़ा हुआ था, नहीं तो बदला लेने की बात वो एक आतंकवादी संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर का क्यों बोलेगा। ठीक है, ये एक प्रतिक्रिया हुई कि एक सामान्य नॉर्मल प्रतिक्रिया जो होती है, पब्लिक उसी प्रतिक्रिया श्रेणी में ये आती है। हमें अतीत के एक पास्ट पे जाना पड़ेगा। मैं उस पास्ट पे जा रहा हूँ, मैं अतीत के जो अतीक अहमद के पास्ट नहीं जा रहा हूँ। मैं इस तरीके से एक माफिया जो एक बनती है मसल पावर, तो ये कैसे बनती है, इसके ऊपर हम चर्चा का विषय हम देखना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि यूपी ये सब जो बेस है ना, इसका देखिए मुख्य बेस माफिया बनने का मुख्य बेस होता है अत्यधिक लालच। आदमी को अत्यधिक लालच हो, और उस लालच को जस्टिफाई करने के लिए अगर उसको धार्मिक उसका चोला मिल जाए, या उसको धार्मिक समर्थन मिल जाए, उसका ग्रंथ और उसके मजहब के भी लोग समर्थन करते हैं, और अगर उसको राजनीतिक पार्टी भी मिल जाए, तो वो जो है 3-4 टाइम्स गुना बदमाश माफिया बन जाता है, और वो उसके साथ सब कुछ था। ये हो सकता है कि, तो मैं इसके आगे इसके पहले हमें जाने की जरूरत है। ये सब हुआ कैसे, हम इस परिस्थिति में कैसे आ गए, मतलब कौन चीज कैसे हुआ कि मतलब वो बदमाश कैसे बना, या वो मर्डर कैसे उसका हुआ। नहीं, उसके पहले एक इतिहास के तरीके से इतिहास तो हाँ, मोहम्मद गजनवी भी जो था वो डाकू था, अगर के सोमनाथ को खींच के चला गया, कितने बार देश को लूटा। तो मोहम्मद भी जो था वह लूटने का काम करता था। इस्लाम का जो पैगंबर है मोहम्मद, उसने क्या कम लूटे हैं क्या, उसने लूटने की छूट दे रखी है। जब मैं इस्लाम की बात करता हूँ, आपको एक डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। पॉलिटिकल इस्लाम या फंडामेंटल इस्लाम जो एक है, उसको हमें डिफरेंशिएट इसलिए करना पड़ेगा कि आगे में इसके बारे में डिफरेंशिएट करने से नहीं होगा। वहीं से तो पावर ही मिल रहा है, वहीं से अनुमोदन मिल रहा है ना, वहीं से सहमति मिल रही है, वहीं से उसी के कारण जो है लोग गोलबंद हो जाते हैं। उसी कारण जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि उसको अतीक अहमद को जो है वो भारत रत्न का पुरस्कार दे दिया जाए। तो ये कहाँ से मिल रहा है। अगर शरिया कानून बन जाए तो उनको मिल भी जाएगा, ये सब अलग विषय है। तो हम शरिया कानून मिलेगा तो भारत रत्न कहाँ से मिलेगा, फिर भारत रत्न नाम की कोई चीज भी नहीं रह जाएगी। भारत रत्न किसी देश में है क्या, नहीं है भारत रत्न। वो तो फिर इस्लामिक टाइटल कोई होगा, गजवाए हिंद कोई टाइटल होगा, गजवाए हिंद इसको मिलेगा। नहीं, इसको मोहम्मद जिन्ना को कह कोई एक मिला होगा। मैं उर्दू इतना नहीं जानता, हिंदी। हाँ, तो शहीद आजम मिलेगा, फलना ढेकना जो है। शहीद आजम। हाँ, थोड़ा ट्रैक में आते हैं। पहले बात तो ये है कि हमें
इतिहास के पहले जियोग्राफी को भी देखना पड़ेगा। ये यूपी बिहार जो बीमारू बेल्ट है, तो ये बेल्ट किस तरीके से किसको एक गैंजेटिक बेल्ट कहते हैं। जैसे कि आप ये देखिए कि राजस्थान से लेके यूपी तक अगर देखा जाए तो एक फ्लैट जमीन की तरह है। इस तरीके से पहाड़ जैसे एक प्लेटो नहीं आता अगर देखा जाए तो एक कंटिन्यूस इन्वेशन जो है। यूपी बिहार जो है मैदानी इलाका है, बहुत फर्टाइल लैंड है यहाँ का, बहुत आबादी है यहाँ पर, और यहाँ जीने के लिए सबसे अच्छे संसाधन है। हाँ, तो इस जियोग्राफी को भी एक देखना पड़ेगा। ज्योग्राफी को कुछ नहीं है, किसी भी ज्योग्राफी में रहेंगे। अफगानिस्तान में कौन सा वो है, देखिए अफगानिस्तान में क्या है, तालिबान सब वो पूरा एक दृश्य दिखलाते हैं कि कैसे बदमाश बना जाता है, नहीं कब्जा किया जाता है। नहीं वो सब तो ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रहा, क्योंकि भाई अगर हम निष्पक्ष होकर नहीं देखेंगे तो सब आपको एक खलनायक के रूप के तरीके से आपको दिखेगा। नहीं तो इसमें आप कौन सी निष्पक्षता आप देखना चाह रहे हैं जो कि लोग नहीं देख पा रहे? इस तरीके से देख रहे हैं कि भाई जो भी एक इतने लंबे एक एडमिनिस्ट्रेशन हुआ मुगल के जो एक काल, तो इसमें सक्सेसफुली उन्होंने कैसे रूल किया, तो इस हिसाब से हमें देखना पड़ेगा कि एक समीकरण कैसे हुआ था। अगर हम कंपेयर करें तो ज्यादा कुछ बदला नहीं है। आज भी एक सेक्युलर पार्टी जो एक मुस्लिम माफिया को पोषित करती है, उसी तरीके से वहाँ उस समय पे भी ऐसे ही लोग थे, ऐसे ही उनको एक संरक्षण मिलता था, इसीलिए वो सक्सेसफुली उन्होंने एक शासन किया। मैं उतना नहीं जाऊंगा कि मोहम्मद गजनी की काल में नहीं जा रहा हूँ। मैं सिर्फ एक बंगाल की एक जो सिराजुद्दौला टाइम पे हुआ, प्लासी के टाइम पे, उस समय पे मैं ले जाना चाहता हूँ। एक कारण भी है। आपको एक प्रश्न इसमें पहले पूछूंगा कि भारत के एक ईस्ट इंडिया कैपिटल जो बना, जो कलकत्ता, तो वो क्यों बना? इसका एक मूलभूत प्रश्न आपको समझना पड़ेगा अगर देखा जाए तो क्यों बना? क्यों इसलिए बना कि वहाँ पे एक बे ऑफ बंगाल से आगे जाके जो एक सी रूट बनता है, ओपियम वार सुना होगा आपने चाइना के अंदर। तो यहाँ पे एक पोर्ट बना के उन्होंने फैक्ट्री तैयार किया, तो इसलिए उनको सिराजुद्दौला को हराना पड़ा। वहाँ पे बंगाली के जो एक उस समय उनके एक शासन हुआ करता था, सिराजुद्दौला जो एक मुस्लिम शासक थे, उनको हरा के रॉबर्ट क्लाइव ने अपने एक पोर्ट बनाया। हाँ, ट्रेडिंग के लिए तो ठीक है कि ट्रेडिंग के लिए तो पोर्ट चाहिए, तो वहां से उन लोगों को पोर्ट मिल गया था। हाँ, ओपियम वार चल रहा था तो वो मिल गया, लेकिन उसी के कारण नहीं बनाया। वो अभी कहाँ बनाते हैं? जब इधर दिल्ली तरफ आए, इधर पूरा कब्जा किए, उसके बाद यही तो बनाते हैं। उस वक्त तो वो बड़ी पोजीशन थी उसकी, वहाँ बना दिए बंगाल में। उसमें बंगाल बहुत, अभी भी बंगाल बहुत फर्टाइल है, उस वक्त भी बहुत महत्वपूर्ण था। हाँ, और अभी बंगाल और बांग्लादेश दोनों मिला दिया जाएगा ना, उस वक्त तो दोनों था ना। तो वो बहुत बढ़िया जगह था, और वो करीब करीब इंडिया का सेंटर में से आ रहा था उस समय। जितना उन लोग का एम्पायर था उसके हिसाब से उसका वो सेंटर ही आ रहा था, तो वहां से वो रूल करना भी उन लोग के लिए आसान था। बाद में जब इधर नॉर्थ तरफ वे सब बढ़े अंग्रेज सब और कब्जा कर दिया, उधर मराठा से जब उनका वो हो गया, तब फिर दिल्ली उनके लिए ज्यादा सुटेबल हो गया, क्योंकि उनको फैलना था और भी जगह, पूरा पाकिस्तान तरफ फैलना था। ये आगे की बात है। आफ्टर जो बंगाल हुआ, उसके बाद उन्होंने अपने एक्सपेंशन करने के लिए बाकी जगह उन्होंने कोशिश की। यहाँ पे मैं एक ऑब्जर्वेशन को कहना चाहता हूँ। नहीं तो यहाँ से आपको क्या, उससे क्या लेने देना? वहाँ अंग्रेजों का शासन वहाँ से आप इसको कैसे रिलेट कर रहे हैं?
वहां से आतिक अहमद को। हाँ, मैं उसके लिए आ रहा हूँ क्योंकि भाई हमें बहुत सारे एक डीप एनालिसिस भी करना पड़ेगा। ये सामान्य एनालिसिस तो भाई क्राइम चैनल वाले कर लेते हैं, आतिक अहमद क्या था, क्यों था, भाई उनके फैमिली बैकग्राउंड क्या था, ये सब बाकी चैनल वाले अलग तरीके से वो कर लेते हैं, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। और पॉलिटिकल बातें तो मैं ज़्यादा करूँगा नहीं इसमें। तो पहली बात तो ये है कि मैं इस तरीके से एक्सप्रेशन कर रहा हूँ कि आप यूपी बिहार को या बीमारू स्टेट को आपको पहले समझना नहीं, पड़ेगा। बीमारू स्टेट किस अर्थ में आप कह रहे हैं? बीमारू क्या, किस अर्थ में आप कह रहे हैं कि बीमारू स्टेट है यूपी को? हाँ, यूपी को बीमारू स्टेट क्यों कह रहे हैं? क्या उसके ऊपर आऊंगा। बीमारू स्टेट हुआ और क्यों हुआ, इस तरीके से मैं बंगाल को इसलिए जो नहीं, यूपी स्टेट बीमारू स्टेट नहीं है ना। यूपी स्टेट बीमारू स्टेट नहीं है ना। यूपी को बीमारू कहना गलत है। किस अर्थ में बीमारू है? मैं तो कई राज्यों में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ तो यूपी की अवस्था खराब थोड़ी ना है। यूपी में इतनी संपदा है, हर तरह की यहाँ पर एग्रीकल्चर इतना बढ़िया है। नहीं, आप आर्ग्यूमेंट को संकोचित कर रहे हैं, थोड़ा बहुत समझ कर लीजिए। अगर नहीं तो आप मतलब बीमारू स्टेट करके संबोधित मत कीजिए, आप यूपी बोलिए सीधा। ये मेरा एनालिसिस नहीं है, ये एक पॉपुलर बीमारू स्टेट करके उन लोगों ने 1937 में ही इसको एक बनाया था। एक वो उस समय रहा होगा, बहुत पुराने समय में रहा है, जब मुलायम शासन था उस समय था। अभी ऐसी कोई बात नहीं है। यूपी में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट यूपी में ही आ रहा है। ये मेरा खुद का बनाया हुआ टर्मिनोलॉजी नहीं है, ये बहुत हाँ, तो वो उस जमाने का बना हुआ, बहुत पीछे के जमाने का, पहले की बात तो अभी लागू नहीं ना होगी। ठीक है, मैं वो पास्ट टेंस में ही बात कर रहा हूँ ना, मैं प्रेजेंट की अभी आया नहीं। हाँ, तो पास्ट की बात करेंगे तो फिर अगर बहुत पीछे जाएंगे तो उस वक्त यूपी सबसे बढ़िया राज्य था, उसके पहले भी। अगर आप जाएंगे मुगलों के समय में भी पीछे जाएंगे तो यूपी बहुत बढ़िया वो राज्य था। यहाँ सदैव बहुत मतलब वो धनी रहा है यूपी। ऐसी बात नहीं है। ये बीच में ही थोड़ा गड़बड़ हुआ है। ये बीच में थोड़ा सा 10-15-20 वर्ष के लिए गड़बड़ हुआ है। हाँ, नहीं, आप थोड़ा बहुत आगे तो बढ़ने दीजिए। आप बीच में रोक देंगे तो दिशा बदल जाएगा मेरा थोड़ा बहुत आप पर्सनली ले लेते हैं कुछ चीज होते हैं। मैं पर्सनली कहाँ ले रहा हूँ, मैं तो यूपी स्टेट की बात कर रहा हूँ। इसमें पर्सनल क्या है? यूपी का जो वास्तविक वो रहेगा उसको मैं कह रहा हूँ ना। अब यूपी को कोई कह देगा कि बीमारू स्टेट है तो उसमें आपत्ति करनी पड़ेगी ना, नहीं तो फिर तो सहमति हो जाएगी, फिर तो एक्सेप्टेंस हो जाएगा कि नहीं ये बीमारू स्टेट ही है। बीमारू स्टेट कहाँ है ये यूपी? बिहार को कह सकता हूँ, बिहार का भी बैकवर्डनेस है बिहार में। यूपी में ऐसा बैकवर्डनेस नहीं है। ठीक है, वो एक वर्तमान समय के बात हुआ। तो मैं आगे के पास्ट टेंस में बात कर रहा हूँ। पास्ट टेंस में एक बदलाव जो हुआ, मैं कह रहा था कि ओपियम वार के कारण जो उन्होंने बंगाल के से एक्सपेंशन किया, तो वहाँ पे फोर्ट वगैरह बनाया, वो सब हो गया, फैक्ट्री वगैरह बनाए। मूलभूत एक परिवर्तन जो हुआ, जो मिशनरी जो वहाँ से आए इंग्लैंड वगैरह से, तो उन्होंने पहले बात तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि राजा राम मोहन राय जो थे, वे एक अंग्रेज की एक ऑफिसर थे। अगर देखा जाए तो उनके अंदर काम करते थे, इसलिए उनके सोच भी बंगाल की जो एक परिवर्तन हुआ, सोशल इंजीनियरिंग हुआ, वे सब एक अंग्रेज सोच वाले बहुत ज्यादा हो गए। इसके तो फैसिलिटी देते हैं ना, जो फैसिलिटी देते हैं वे अपने हिसाब से बुलवाते हैं, अपने सोच देते हैं, अपने शिक्षा देते हैं। हाँ, और आपकी संस्कृति की निंदा करेंगे, उसमें आपसे हाँ मिलवाएंगे। ये तो होता है। राजा राम मोहन राय उसी कैटेगरी का आदमी था। इसी हिसाब से हमें बंगाल की मानसिकता को भी देखना पड़ेगा कि यहाँ पे एक मूलभूत तरीके से कैसे एक सोशल इंजीनियरिंग बना और किस तरीके से एक समीकरण बना, जो एक कौबैक कहा जाता है। उस समय पे एक
मैं पास्ट टेंस की बात कर रहा हूँ, आज भी गवर्नमेंट है वैसे है कि ज्यादातर गौ संरक्षण वगैरह तो वहाँ पर यूपी वगैरह में ज्यादा होती है, अगर गवर्नमेंट भी कहा जाता है उस गंगा बेल्ट को भी, तो उस तरीके से मैं हमें समझना पड़ेगा इस चीज को। तो मूलभूत परिवर्तन ये हुआ कि मिशनरी वगैरह आए, उन्होंने बहुत सारे एक कॉन्वेंट वगैरह भी ओपन किए। यहाँ पे एक चीज हमें देखना पड़ेगा कि जहाँ पे क्रिश्चियंस की जनसंख्या जो पॉपुलेशन बनी, वे सब एक सी साइड बना। माने जब अगर मद्रास देखें, अगर मुंबई देखें, मुंबई और केरला और गुजरात थोड़ा बहुत उतना ज्यादा नहीं है अगर देखा जाए तो, ये सब अगर देखा जाए तो एक मेट्रो सिटी कहा जाता है गोवा। तो मेट्रो सिटी अगर देखा जाए तो वहाँ पे आपको क्रिश्चियन कॉन्वेंट बहुत ज्यादा मिलेंगे, गोवा में भी मिलेंगे अगर देखा जाए तो। इस साइड में जो एक कहने का मतलब यही है कि जहाँ जहाँ उन्होंने शासन किया, जहाँ तक उनका दबदबा था, उन्होंने अपने जो है मिशनरी को बढ़ाया। मिशनरी को बढ़ाया। तो इस हिसाब से हमें उस पास्ट टेंस में एक देखना पड़ेगा कि एक इंग्लिश मानसिकता जो आई, मैकाले था ना वो, तो उन्होंने एक बात तो कही थी कि इंडियंस को एक ब्राउन स्किन अंग्रेज बनाना जरूरी था। उस हिसाब से एजुकेशन सिस्टम लाने की उन्होंने कोशिश की। तो इस हिसाब से हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो भी एक समीकरण बना, तो अंग्रेज की एक मानसिकता उनमें जो आई, तो इस हिसाब से जो जब मूलभूत परिवर्तन अब अगर देखा जाए तो मेट्रो वगैरह जो भी एक शहर है वे डेवलप हो गए, तो बीमारू स्टेट जो भी एक बने, वहाँ पे आपको एक कम जो अर्बनाइजेशन है वहाँ पर कम हुआ। कम इसलिए हुआ कि वहाँ पे एक समीकरण था, एक अशरफ और जो एक एलिट क्लास थे वहाँ पे, कम्युनिस्ट थे, उनके एक गठजोड़ रहा और पहले से ही रहा। कम्युनिस्ट तो अंग्रेजों ने नहीं लाया, अंग्रेजों को कम्युनिस्टों को लाने का उनको नहीं वो कहा जाएगा कि उन्होंने ही कम्युनिस्टों को लाया, पर उसके एक बैकग्राउंड जो है वो कम्युनिस्ट होने की एक प्रक्रिया में ईसाई मिशनरी को तो लाया उन्होंने, वो तो कहा जाएगा, लेकिन कम्युनिस्टों को तो उन्होंने नहीं लाया। उन्होंने नहीं लाया, किंतु मैं ये कह रहा हूँ कि भाई मिशनरी की एक जो एक प्रभाव रही, एक इन्फ्लुएंस रहा, उसके हिसाब से वहाँ पे बंगाल में बहुत सारे लोग, एक भद्रलोक आप सुने होंगे, एक टर्मिनोलॉजी, तो वहाँ पे एक मानसिकता जो है वे एक सामान्य हिंदू जो भी एक हम कहते हैं देहाती, वो एक देहाती कहते हैं अगर देखा जाए तो देहात वगैरह जो एक एरिया है, उस हिसाब से वे लोग प्रोग्रेसिव बहुत ज्यादा हुए थे, उसके उस समय पे भी ज्यादा हुए थे। अगर देखा जाए तो वहाँ पे ज्यादातर महिला वहाँ स्मोकिंग भी करती थी, इस तरीके से शुरू। हाँ, मतलब जितने बैड हैबिट्स थे उसको वे लोग प्रोग्रेस में उसका कैटेगराइजेशन कर दिया। प्रोग्रेसिव वहाँ पे हो चुका था। अगर जितने बैड हैबिट्स हैं उनको उन लोगों ने कह दिया कि ये प्रोग्रेसिव माने जाएंगे। हाँ, प्रोग्रेसिव स्केल में आ गए। वो शराब पी रहे हैं तो आप बहुत प्रोग्रेस्ड हैं, ड्रग्स ले रहे हैं तो आप उससे भी ज्यादा प्रोग्रेस्ड हैं, जहर खा रहे हैं तो सबसे ज्यादा प्रोग्रेस्ड हैं, तंबाकू ले रहे हैं तो थोड़ा कम प्रोग्रेस्ड है, अभी स्टार्ट किए हैं प्रोग्रेस में अभी लाइन लगा है। बंगाली को भी दोष नहीं दे रहा हूँ। अगर गोवा पर देखा जाए तो गोवा पर भी ऐसा ही है, मुंबई में आपको मिलेगा वो। ये उनका कल्चर था, ये उनका कल्चर था। हाँ, कि जितने भी बैड हैबिट्स थे उसको अच्छा वे समझना और दूसरों को वो सिखाना। हाँ,
यहाँ पे करेक्ट इस तरीके से होता है कि अगर देखा जाए तो जो भी एक वो वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने रेजिस्ट किया, वो बीमारू बेल्ट ही है। अगर देखा जाए तो ज्यादातर आपको एक कंजर्वेटिव हाउस होल्ड जो मिलेंगे, जहाँ पे आपको आज भी कुछ जगह तबेला मिलेगा, आज भी कुछ जगह आपको नहीं, कंजर्वेटिव एक जो है ना, ये फिर टर्मिनोलॉजी एक जो है ना, ये सब कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन मिशनरी की टर्मिनोलॉजी है कंजर्वेटिव कहना। उनको जो कि अपने कल्चर में प्रोग्रेस्ड हैं, उनको कंजर्वेटिव ये कहते हैं, जो कि ये गलत है। उनको बैकवर्ड ये कहते हैं, जो कि ये गलत है। ये खुद बैकवर्ड है। हाँ, अरे बैकवर्डनेस और फॉरवर्डनेस क्या है? जिसके पास पैसा है वो फॉरवर्ड है, जिसके पास पैसा नहीं, दरिद्र है, वो बैकवर्ड है। उसको तो लोग पीछे ही मानते हैं। तो पैसे उस वक्त पैसे उनके हाथ में आ गए, शासन सत्ता आ गई, हाथ में पैसा आ गया, तो अपने को फॉरवर्ड करने लगे। जब दरिद्र हो जाएंगे तो अपने को बैकवर्ड कहना पड़ेगा। और फिर जो पैसे वाला होता है ना, वो जो करता है ना, वही एडवांस माना जाता है। और जो पैसा जिसके पास नहीं है, उसको कंजर्वेटिव मान लेते हैं वे लोग। तो आपको काले अंग्रेज तो सुना होगा ना, एक पॉपुलर टर्म। अभी अमेरिका को लोग एडवांस मान रहे हैं ना, पैसा इसी दरिद्र हो जाने दीजिए, फिर देखिए उसकी हर आदत को खराब माना जाएगा। तो कहा माना जाएगा कि इन्हीं आदतों की वजह से ये तो दरिद्र हो गया। नहीं, ये सब सही है। मैं इसको ये नहीं कह रहा हूँ। काले अंग्रेज तो आप सुने होंगे, जो गाली भी होता है, एक पॉपुलर टर्म भी होता है। तो काले अंग्रेज जो भी हुए, ये सब उस तरीके से हुए कि जो भी एक आम नॉर्मल सिटीजन थे उस समय पे, उनको एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की तरह उन्होंने देखने की कोशिश की। अपने आप को एक इंग्लिश के कल्चर की तरह उन्होंने बदलने की कोशिश की। देखिए, रूलिंग क्लास को भी, जिसके पास पैसे होते हैं, जिसका नाम होता है, उसको लोग इमिटेट करते हैं। आप देख लीजिए, फिल्म स्टार हैं, फिल्म स्टार को लोग इमिटेट करते हैं। पैसे हैं और जो है उनका नाम है, शोहरत है, तो लोग उसकी नकल करते हैं, बस ऐसे है। तो ये काले जो अंग्रेज जिसको आप कह रहे हैं, वो कुछ नहीं, वो नकलची यहाँ के बंदर सब थे, जो कि जो है उन्हीं की नकल कर करके उनके जैसा जीते थे। हाँ, तो वो एक वो था ना, नगीना महतो, एक फिल्म जो है हमने देखी थी। और वो दिलीप कुमार था, बहुत पुरानी पिक्चर थी। हाँ, तो टाई वाई लगा करके आ जाता है मुंबई जा करके, कहता है कि साला मैं तो साहब बन गया। ये कहानी बहुत हमारे जो अभी एक चर्चा हो रही है, एक रिलेशन में अभी मैं कहना भी चाहूंगा। तो बंगाल में जो भी एक हुआ, तो उस हिसाब से उनको एक उपलब्धि जो मिली, एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये लगी कि जमीन मिला, फर्टाइल लैंड बहुत सारे उनको मिल गया उस हिसाब से। तो अंग्रेजों ने पहले हाफ में जो एक मुसलमान एलिट थे उस समय पे, जो मुगल काल के कुछ बचे कुछ एक रिच फैमिली थी, तो उनको लूट लिया। क्योंकि भाई 1857 में बढ़ चढ़ के बहुत सारे मुसलमानों ने उनको सपोर्ट किया था। तो यहाँ से एक मुसलमानों की एक जो ताकत थी, बहुत हद तक कम हो गई थी, अगर देखा जाए तो उस कालखंड में। तो मुसलमानों की एक ही ताकत रही है, वो है लूटना। और लूटने की ताकत जब घट गई अंग्रेजों के सामने में, लूट के वे अंग्रेज बने थे, लूट के वे शासक बने थे, लूट के ही अंग्रेज सब भी आए। तो अब ये जो दो लुटेरे आपस में भिड़े, तो इसमें एक लुटेरा हार गया। हाँ, तो वो दरिद्र हो गया। अगर अपने बुद्धि से, कौशल से अगर अमीर बना होता, अपने शिक्षा से अमीर बना होता ना, तो वो अमीरी बरकरार रहती, ये जान लीजिए। लेकिन शिक्षा से अमीर नहीं बना, वो लूटने की ताकत से बना। तो इसलिए अब ये जो दो लुटेरे भिड़े, तो एक लुटेरे का तो दुर्गति होना था, तो वो हुआ। तो इस हिसाब से इसी कारण आप उस समय पे देखेंगे कि खिलाफत मूवमेंट जो भी हुआ था, वहाँ पे एक बढ़ चढ़ के मुसलमानों ने सपोर्ट किया था गांधी को।
इसी कारण से, क्योंकि अंग्रेजों ने बहुत सारे नहीं, गांधी को सपोर्ट नहीं किया था मुसलमानों ने, गांधी ने सपोर्ट किया था मुसलमानों को। हाँ, मैं उसी हाँ, गांधी ने सपोर्ट किया था मुसलमानों को। खिलाफत आंदोलन तो मुसलमानों का था, वो तो, और वो भी भारत का नहीं, वो तो विदेश का, टर्की का था। हाँ, वो तो एक ये तो गांधी तो झूठ मूठ का कूद गया, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना हो गया। नहीं, वो तो एक बैकग्राउंड था। अगर देखा जाए तो तुर्की के जो एक शासन थे, उनका भारत के मुसलमानों पे क्या लेना देना, अगर मूलभूत प्रश्न को देखा जाए तो हो सकता है अगर आपको भी एक प्रश्न पूछा जाए तो लेना देना है, लेना देना है, जान लीजिए क्या लेना देना, बताता हूँ। कहीं भी दुनिया में मुसलमान का शासन होगा तो इन लोग को वहां से सपोर्ट मिलता है, इन लोग को फंड मिलता है। क्या अरब से भी पैसा नहीं आता, भारत में आता है पैसा, तो इन लोग को शासन से लेना देना होता है। आप वर्तमान समय को अतीत के समय को कंपेयर कर रहे हैं। वर्तमान समय, उस समय पे पेट्रोल अभी तक खोज नहीं हुआ था उस समय। पेट्रोल की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नहीं नहीं नहीं, आप तो फिर गलतफहमी में है कि पेट्रोल की बात कर रहा हूँ, पेट्रोल की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कोई भी युग रहा हो, इस्लाम जब से है तब से वो दूसरे को सपोर्ट करता है, वो इस्लाम भाई माना जाता है। वो कहीं भी दुनिया में रहेंगे, चाहे व्यक्ति के रूप में, चाहे संस्था के रूप में, चाहे कंपनी के रूप में, चाहे देश के रूप में, वो सपोर्ट करेंगे। यही उनको ऑर्डर है कुरान से। नहीं, ये बात मैं नकार नहीं रहा हूँ। इसी एक बैकग्राउंड के कारण ही सर सैयद ने एक मूवमेंट चलाई थी अपने इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने एक नैरेटिव बनाया कि भाई मुसलमान पीड़ित हो चुके हैं, वो बर्बाद हो चुके हैं, उनको बहुत सारे काफिरों ने घेर के उनको बर्बाद कर दिया है। उसी समय पे एक नैरेटिव चला रहे थे मुस्लिम इंटेलेक्चुअल, तो उनको कम्युनिस्टों की सपोर्ट मिला। कम्युनिस्ट मूवमेंट अगर देखा जाए तो दूसरे लोग जो भी थे वे सब इन्हीं एक फुट सोल्जर को बना के अपने एक ये कर रहे थे, जो एक रेवोल्यूशनरी मूवमेंट कहते हैं ना, उसको चला रहे थे अंडरग्राउंड देखा जाए तो। बाद में जो हुआ आफ्टर 1947 में जो हुआ, एक कंसोलिडेशन हुआ जो नेहरू के काल में अगर देखा जाए तो नेहरू ने बहुत सारे मैंने एक पिछली वीडियो में कहा था कि जो एक स्टेक होल्डर थे उनको सबको पीछे छोड़ के नेहरू बने। नेहरू इसलिए बने कि उन्होंने उनको मुस्लिम लीडरशिप के एक सपोर्ट भी मिला था। उस हिसाब से देखा जाए तो कम्युनिस्टों को भी सपोर्ट मिला था, मुस्लिम को एक नहीं, नेहरू इसलिए नहीं बने, नेहरू इसलिए बने कि हिंदुओं ने सपोर्ट जो है किसी हिंदू को नहीं किया ढंग से, इसलिए बने। ये हिंदुओं की कमजोरी है जिसके कारण कि वो बने नेहरू। ये हिंदुओं की कमजोरी है कि गांधी जैसे जो है दोहरे तेहरे चरित्र वाले व्यक्ति के पीछे हिंदू लग गए। हिंदुओं ने अपना नेता तैयार नहीं किया, ये हिंदुओं की कमजोरी थी जिसके कारण ही वो डबल गेम में ये सफल हो गए। नेहरू या गांधी ये सफल हो गए, और ये इनका डबल गेम चलता रहा। हिंदुओं को एजुकेट करने में और एकजुट करने में, जागृत करने में मैं समझता हूँ आरएसएस की भूमिका रही, और आरएसएस सफल रहा। आडवाणी और अटल बिहारी के समय में, उसके बाद फिर तो मोदी के समय में मतलब सुपर सक्सेसफुल हुआ। अब जाकर के नहीं, आप अगर आप डीप रिसर्च करेंगे इसके विषय में, आपको थोड़ा बहुत धक्का भी लगेगा, क्योंकि उस समय आरएसएस ने जिन्ना के साथ, मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी बनाई थी। ये अलग विषय हो जाएगा। नहीं, उसमें धक्का की कोई बात नहीं है। सरकार तो किसी के साथ कोई बना सकता है। जैसे टेम्पोररी अलायंस होता है, दो शत्रुओं के बीच में भी अलायंस हो जाता है तीसरे शत्रु से निपटने के लिए। जैसे कि मुसलमानों के साथ अलायंस हो गया अंग्रेजों से निपटने के लिए, मुसलमानों के साथ हिंदुओं का अलायंस हुआ यहाँ पर। तो इसका मतलब यह नहीं है कि हिंदू मुसलमान के साथ एक हो गए, नहीं, एक नहीं हुए। वो एक जो तीसरा शत्रु जो था,
जो दोनों का कॉमन शत्रु था, उसके लिए ये दो शत्रु एकजुट हो गए। तो यहाँ पे आप ही के एक जो भी आपने ये कहा, इस हिसाब से आपको ये भी देखना पड़ेगा कि मुसलमानों को एक समीकरण के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने अपने दावेदारी कोशिश की, क्योंकि मैंने जो कहा सर सैयद ने उस समय पे नरेटिव जो बनाई, तो मुसलमान दबे हुए इस आज के जो एक ये हिंदुस्तान में, तो उनको अलग राष्ट्र चाहिए। इसी आइडियोलॉजी के कारण ही बहुत सारे मुसलमानों की एक लीडरशिप खो दिया, क्योंकि पाकिस्तान अलग बना, बांग्लादेश अलग बना। हाँ, वो तो उनको हर समय राज चाहिए। उनको ऐसा कभी नहीं होगा कि उनको कोई एक नया स्टेट नहीं चाहिए होगा। जैसे कि अभी एक पाकिस्तान बन गया, बांग्लादेश बन गया, तो ऐसा नहीं है कि भारत में भी उनको नया स्टेट नहीं चाहिए, अभी भी उनको स्टेट चाहिए होगा। फिर अगर मान लीजिए कि वो कहेंगे हमको जम्मू दे दो, केरल दे दो और पश्चिम बंगाल दे दो, अगर दे दिया जाएगा तो फिर बाकी जो बचेगा तो उसमें ऐसा नहीं कहेंगे कि इसमें मुझे नहीं चाहिए। वो तब तक वो चाहेंगे जब तक उनको 100% सब न मिल जाए। वो तो सबको पता था, गांधी जी को भी पता था, नेहरू को भी पता था, अम्बेडकर को भी पता था इस बात को, वो नजरअंदाज नहीं। अगर अम्बेडकर को पता था और अम्बेडकर कहते भी थे, साहस भी था कहने का अम्बेडकर को। इन लोगों को कोई साहस नहीं था, सब डरपोक लोग थे। गांधी उसी से जाना चाहता हूँ। गांधी डरपोक थे और नेहरू को डरपोक मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि नेहरू तो उसके साथी थे, तो डरपोक होने का कोई मतलब नहीं है। नेहरू में दोहरा वो जो चरित्र था ना, दोहरापन थोड़ा सा